Hello and a very good morning. Okay. A very good morning and welcome to the online platform of Nyandeep Academy. यहाँ पे हमने जहाँ पे शुरू की है इस मंडे से द न्यू सीरीज दैट इज कंप्लीट 1 ईयर द हिंदू रिवीजन फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. बराबर. तो यहाँ पे हम थर्ड लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, जहाँ पे हम पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके हिंदू में मेंशन किए गए थे इन द प्रीवियस ईयर दैट इज 2024. तो ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं. टुडे वी आर प्रिज्यूमिंग विद द थर्ड लेक्चर रिगार्डिंग पॉलिटी जीएस करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. तो मंडे को हमारा फर्स्ट लेक्चर रहा था. yesterday we had the second lecture and today जो remaining portion है हमारा करंट का related to polity that we will be concluding in this lecture. Okay, so let us begin with the series and इसमें जो पहला आर्टिकल है आज के दिन में that is first paperless election in India. So यहाँ पे डेफिनेटली स्टेट पूछा जा सकता है एंड जहां पे पेपरलेस इलेक्शन हो रहा है वहां पे वेरिफिकेशन किस जरिए किया जा रहा है. हाउ इज द वोटर वेरिफिकेशन डन? सो दीज 2 क्वेश्चंस बिकम इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज आर्टिकल. सो यहाँ पे पहला पेपरलेस इलेक्शन भारत में कहाँ हुआ था एंड उसी सिलसिले में जहां पे पेपरलेस इलेक्शन हो रहा है वहां पे वेरिफिकेशन किस जरिए हुआ था. These 2 aspects you need to know in this article. So यहाँ पे a completely paperless election was held in Madhya Pradesh, the state of Madhya Pradesh. ये आपको याद रखना है. Secondly, the election was held for the post of सरपंच. तो इलेक्शन क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ था या लोकल बॉडीज के लिए हुआ था? ये भी यहाँ पे एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है. So you have to remember that the election which took place in Madhya Pradesh, that was the first paperless election in India, that was for the post of sarpanch. That is local bodies का election था ये, okay, specifically. So it was held for the post of sarpanch in the village panchayat of Ratua Ratanpur. Yes, village का नाम भी पूछा जा सकता है. Then polling officers used voters' signatures and thumbprints to confirm their identity. तो identity verification के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई थी? So yes, voters' signatures and at the same time उनके thumbprints का इस्तेमाल किया गया था to verify their identity. So यहाँ पे 3 points important है. The first paperless election in Madhya Pradesh of India. Secondly, it was held for the post of सरपंच. That is ये actually local bodies के election के लिए ये process apply की गई थी. Then village Ratua Ratanpur of Madhya Pradesh and at the same time voters' signature and their thumbprints were used as means to confirm their identity. So these are the points regarding the first paperless elections of India. Second article, Rahul Gandhi was elected as the leader of opposition. जहां पे हमने 18th लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था या फिर 2024 में जब 18th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे उस ग्राउंड्स पे हमने देखा था कि काफी सालों बाद या फिर काफी टेन्योर्स के बाद पहली बार ऐसा पॉसिबल था कि देयर वाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट. अब ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टी ये बनने के लिए एक अंडरलाइन कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है. एंड व्हाट इज दैट अंडरलाइन कंडीशन टू बिकम अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ अ पार्टी इन द पार्लियामेंट? तो वो कंडीशन है कि जो ऑपोजिशन पार्टी रहेगी that opposition party has to secure at least 10% of the seats in the specific house. मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो मेजॉरिटी ऑपोजिशन, जो डोमिनेंट ऑपोजिशन पार्टी है उनको मिनिमम 10% ऑफ द सीट्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव हाउसेस विन करने पड़ेंगे टू बिकम अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. तो ये अंडरलाइन कंडीशन है जो फुलफिल होनी पड़ती है इन ऑर्डर टू हैव अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ पे कन्वेंशनली, कन्वेंशन के जरिए, मतलब ये कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है आपको घुमाने के लिए कि वेदर 10% कंडीशन फॉर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्या ये कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है? नहीं, दैट इज फॉलोड बाय कन्वेंशन. सो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसी कोई भी पोस्ट या डेजिग्नेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता. सो इट इज स्टेटेड बाय कन्वेंशन. So by convention, a party must have at least 10% of the MPs in the house to qualify for the post of leader of opposition. तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा का भी हो सकता है,
राज्यसभा का भी हो सकता है, बट द अंडरलाइन कंडीशन इज जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी को मिनिमम 10% वोट सिक्योर करने चाहिए उस रिस्पेक्टिव हाउस में। फाइन। नाउ इन दिस रिगार्ड ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने बताया, ये जो पोस्ट है, ये जो डेजिग्नेशन है, दैट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता। देन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969 इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये जो पोस्ट है, ये जो डेजिग्नेशन है, ये सबसे पहली बार इन्वेंट किया गया था इन द ईयर 1969 इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कन्वेंशनली हमने कंडीशन अभी डिस्कस की, 10% of the votes in the respective house to become a leader of opposition, then member of the Rajya Sabha or Lok Sabha who leads the majority party recognized by chairman or speaker, and there is no formal election process for the leader of opposition। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उस opposition party या फिर उस majority party से leader of opposition elect किया जाएगा। There is no election process for the leader of opposition। जो उस पार्टी का लीडर होगा दैट ही विल बी डेजिग्नेटेड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो यहाँ पे जो 18th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए, उस 18th लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी वाज डेजिग्नेटेड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। Okay, so leader of opposition in the Rajya Sabha and Lok Sabha were accorded statutory recognition, that is legal recognition। तो उनको लीगल दर्जा कब दिया गया था? इन द ईयर 1977। पूछा जा सकता है। सो ये जो पोस्ट है, ये जो डेजिग्नेशन है, विच डेजिग्नेशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इस डेजिग्नेशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस, दैट इज लीगल स्टेटस ग्रांट किया गया था लॉन्ग बैक इन द ईयर 1977। किसके जरिए? बाय द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1977। इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की रैंक कौन सी आती है? सो यस, इट रैंक्स एट 7th नंबर। ये आपको पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे हालांकि रिसेंट इयर्स में सवाल नहीं पूछे गए, बट देयर वाज अ टाइम, मतलब आज से 5-10 साल पहले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे सवाल आते थे। सो यस, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर दिस पॉइंट दैट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ रिलेटेड सर्टेन डेजिग्नेटेड पोस्ट्स, जैसे कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंट का कौन सा होता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ प्रेसिडेंस प्रेसिडेंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ गवर्नर, ऐसा पूछा जा सकता है। सो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, बराबर, उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, व्हाट इज देयर रैंक? सो उनका रैंक है 7th नंबर। They represent the opposition in committees headed by the Prime Minister for key appointments. Now, in this regard, leader of opposition की priorities या फिर उनके important accountable काम कौन से होते हैं? In this regard, they represent the opposition party in the certain committees headed by Prime Minister for appointment of certain people। अब किनके appointment के committees में, select committees में leader of opposition का reference होता है? So that we need to understand। So यहाँ पे director of CBI, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के अपॉइंटमेंट में जो सिलेक्ट कमिटी होगी, उस सिलेक्ट कमिटी में आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पार्टिसिपेशन होगा। फाइन। सो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, देन सीवीसी एंड सीआईसी कमिश्नर्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ विजिलेंस कमिश्नर, इनके अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कमिटी में इनका रेफरेंस होगा। Then chairperson and members of the National Human Rights Commission, and at the same time the appointment of Lokpal, the select committee for the appointment of Lokpal of India। Fine। So yes, in इस context पे भी आपको question बन सकता है prelims में कि the reference or the participation of leader of opposition is present in the select committee for which of the certain posts or which of the following posts in India और ऑफिसेस इन इंडिया। तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीसी एंड सीआईसी कमिश्नर, एनएचआरसी का चेयरपर्सन एंड एट द सेम टाइम लोकपाल के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सिलेक्ट कमिटीज में इनका रेफरेंस लिया जाता है या फिर इनका पार्टिसिपेशन होता है। सो आई होप दिस आर्टिकल वाज क्लियर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि 2024 में 18th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, जहां पे काफी सालों बाद there was a leader of opposition, क्योंकि the opposition party or the dominant opposition party had 10% of the votes in the respective house। तो उस वजह से leader of opposition को अपॉइंट किया गया था। Now next article, which was the main article in the year 2024 regarding electoral processes, that is the introduction of a new theme, one nation one election। अब ये जो थीम है वन नेशन वन इलेक्शन की, ये प्रेजेंट थीम से कैसे डिफर करती है, ये समझो।
नाउ अंडरस्टैंड, नॉर्मली आइडियली, मतलब जब हम आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो उस आइडियल सिचुएशन में इलेक्शंस 3 फेजेस में कंडक्ट होते हैं. विच आर दोस 3 फेजेस? सबसे पहले होगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन, फाइन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, देन स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स ऑफ इंडिया and local bodies elections, that is your gram panchayat elections at the village level or district level, जिला परिषद के elections, so and so. So यहाँ पे 3 stages में elections conduct किए जाएंगे. पार्लियामेंट सेंटर के elections, उसके बाद जो states है इंडिया में वो सारे states के state legislature के elections, that is assembly elections and elections for the local bodies. So 3 stages में होंगे. State election commissions generates separate voters lists for the local body elections, that is panchayats and municipality elections. तो same voter list regulate या circulate होती है क्या? तो नहीं. For local bodies elections, separate electoral list is prepared by the state election commissioner, which is different or which differs from the electoral or voters list for the parliamentary or for the state assembly elections. Election Commission of India generates separate voters list for Vidhan Sabha elections and Lok Sabha elections ultimately. तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी? जो प्रेजेंट सिस्टम है, अलग अलग वोटर्स लिस्ट बनानी पड़ती थी. पेपर वर्क में, पेपर फॉर्मेलिटीज में टाइम एंड मनी वेस्ट होता था. उसके लिए जो लोगों को डिप्लॉय करना पड़ता था, बराबर, दैट इज पोलिंग ऑफिसर्स हो गए, कंडक्टिंग ऑफिसर्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हो गए, तो उन सब के लिए सैलरीज अलॉट करना या फिर उन सब का टाइम अलॉट करना, ये डबल होता था. सो टू अवॉइड सच केओस इन द इलेक्टोरल सिस्टम, एंड ये सभी चीजें एक ही स्लॉट में हो, यानी कि एक ही वोटर्स लिस्ट से, एक ही खर्चे से हम स्टेट असेंबली इलेक्शंस, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंडक्ट कर सके, इस थॉट से या फिर इस आइडिया से लाई गई थी द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. फाइन. Now PM Modi addressed the All India Presiding Officers Conference on 26th November 2024. Fine. An initiative can be achieved by generating single voters list at all levels of elections. मतलब एक ही voters list से आप तीनों लेवल के elections को निपटा सकते हो. At the level of center, parliamentary elections, at the level of state legislature elections, and at the level of local bodies, that is your Panchayati Raj elections and the elections to the Zilla Parishad and other bodies. It is possible only when state governments permit their state election commissioners to borrow voters list from Election Commission of India. तो ये कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगा. किसके लिए परमिशन देगा? टू बोरो वोटर्स लिस्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन फॉर द लोकल बॉडीज एज वेल. Voters will be required to cast their votes at all levels of elections on a single day. मतलब जब वोटर अपने घर से बाहर निकलेगा वोट जारी करने के लिए, तो वो एक ही इंस्टेंस पे, एक ही टाइम स्लॉट पे तीनों लेवल्स के लिए इलेक्शन या फिर अपना वोट प्रेजेंट कर सकता है. दैट इज फॉर द सेंटर इलेक्शंस, फॉर द लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, फॉर द लेजिस्लेचर इलेक्शंस एंड फॉर द लोकल बॉडीज इलेक्शंस. तो ये आइडिया थी बिहाइंड वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम. इसका बेनिफिट ये होगा कि इससे पेपर कॉस्टिंग, पेपर फॉर्मेलिटी वर्क्स एंड जो पूरी प्रोसेस है इलेक्शन की वो डबल करने की बजाय एक ही स्लॉट में हम कर सकते हैं, एंड वी कैन सेव टाइम एंड मनी एंड मैन पावर. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल. Andaman and Nicobar Islands capital, which is Port Blair, has been renamed as Sri Vijayapuram. अब ये जो श्री विजयापुरम नाम है जो कि रिप्लेस किया गया है या फिर नया नाम है फॉर द पोर्ट ब्लेयर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये एक इंटीग्रेटेड न्यूज आर्टिकल है रिगार्डिंग योर पॉलिटी एंड हिस्ट्री सिलेबस. मतलब ये करंट आर्टिकल आपको हिस्ट्री के एंगल से भी पूछा जा सकता है, पॉलिटी के एंगल से भी पूछा जा सकता है. नाउ यहाँ पे आपको सवाल ये बन सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन, दैट इज श्री विजयापुरम, which is a new name for the Port Blair of Andaman and Nicobar. It dates back to which dynasty of ancient history? So yes, it dates back to the Chola Empire. Now यहाँ पे याद रखिएगा, it has drawn its connection from Chola history, Chola dynasty. In the 11th century, Rajendra Chola I used the Andaman Islands as a key naval base. He launched a naval expedition against Sri Vijaya Empire in the present day Indonesia, defeating King Sangrama Vijayayottavaramam and seizing valuable treasures, solidifying Chola supremacy. Fine. So it dates back to Chola Empire. वहां पे जो राजा थे, कौन? राजेंद्र चोला I. He used the Andaman and Nicobar Island as a naval base in the ancient time period. We are talking about the ancient history.
उन्होंने श्री विजया एम्पायर, जो आज हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, उसको कॉन्कर किया था। Here you need to know that the Thanjavur inscriptions, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन का नाम पूछा जा सकता है कि चोला डिनेस्टी के बारे में, जहां पे श्री विजया राजेंद्र चोलावन के विक्ट्री के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करता है द अचीवमेंट्स ऑफ द चोला डिनेस्टी और द अचीवमेंट्स ऑफ राजेंद्र चोलावन, तो उस इंस्क्रिप्शन का नाम है थंजूवर इंस्क्रिप्शंस। सो द थंजूवर इंस्क्रिप्शंस रेफर टू द आइलैंड्स एज मानक्कावरमम। Now what is the meaning of this phrase Maanakkavaramam? It refers to great open land, and this great open land is a designation given to Andaman and Nicobar Islands. तो ये सारा रेफरेंस, ये थंजौर इंस्क्रिप्शंस के डिटेलिंग्स, मानक्कावरमम एंड द फ्रेज ग्रेट ओपन लैंड्स, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड है। तो उस हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को सुप्रीमेसी दिलाने के लिए या फिर उसको डेजिग्नेशन दिलाने के लिए, रिकॉग्निशन दिलाने के लिए हमने पोर्ट ब्लेयर, जो कि एक ब्रिटिश ओन्ड नेम था, ब्रिटिश डेजिग्नेटेड नाम था, उसको रिप्लेस करके उसका नया नाम रखा है श्री विजयापुरम एंड इट डेट्स बैक टू चोला एम्पायर। बस इतना याद रखिएगा, विजयापुरम न्यू नेम डेट्स बैक टू चोला डिनेस्टी, रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू राजा राजेंद्र चोला वन, एंड यहां पे आपको इंस्क्रिप्शन का नाम बस याद रखना है, दैट इज थंजूवर इंस्क्रिप्शंस, दैट्स इट। नेक्स्ट आर्टिकल, प्रोटेम स्पीकर, अगेन वी गो बैक टू 18th लोकसभा इलेक्शंस, बराबर। वहां पे एमपी भारतृहरि महताब was elected as the pro tem speaker of the 18th लोकसभा इलेक्शन। नाउ अगेन, जैसे हमने लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में पढ़ा, यहां पे प्रोटेम स्पीकर ये भी डेजिग्नेशन या पोस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। सो द टर्म प्रोटेम स्पीकर, does your constitution define this term or mention this term? No. So remember, this term is not found in the constitution or the rules of Lok Sabha. मतलब rules of Lok Sabha भी प्रोटेम स्पीकर के बारे में जिक्र नहीं करता। Don't get confused कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो आपके रूल्स ऑफ लोकसभा में प्रेजेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। So प्रोटेम स्पीकर, this term is neither found in the constitution nor mentioned in your rules of Lok Sabha. This is a point to be noted, very important. But it is a conventional term, that is by convention हम प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, which finds mention in the handbook on the writings of Ministry of Parliamentary Affairs. तो इन प्रोटेम स्पीकर का जिक्र कौन से डॉक्यूमेंट में है? So it is present, its reference is present in the handbook on the working of Ministry of Parliamentary Affairs. As per tradition, one of the senior most members of the Lok Sabha is selected by the government, who is then administered oath by the President of India. तो बाय कन्वेंशन हम किस इंसान को, किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रोटेम स्पीकर के तहत अपॉइंट करते हैं? दैट इज बाय कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज प्रोटेम स्पीकर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ देयर आर certain prelims pointers which you need to note about the pro-tem speaker of India. यहाँ पे oath is prescribed by president. ओथ जो दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है टू द प्रोटेम स्पीकर, इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ योर इंडिया। क्राइटेरिया सीनियोरिटी बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं। ओवरसीज इलेक्शंस ऑफ स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर्स, उनका काम ही ये होता है कि जब तक स्पीकर अपॉइंट नहीं किए जाते, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया जाता, तब तक जो नॉर्मल कामकाज है पार्लियामेंट का वो प्रोटेम स्पीकर कंडक्ट करते हैं, एंड इन द कोर्स दे एंजॉय द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ दैट ऑफ अ स्पीकर। स्वेरिंग इन टाइम 9:30 AM होता है, ओके, प्रोटेम स्पीकर का। इन दैट केस दिस डेजिग्नेशन और दिस पोस्ट, दिस टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स आर्टिकल 95 सब क्लॉज 1 अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर किनको अपॉइंट किया गया था? सो रिमेंबर, यहाँ पे पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली 2024 में 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में किसी पार्लियामेंट्री आर्टिकल पे सवाल बनना, आर्टिकल बेस्ड सवाल पूछना एक्सपेक्टेड है। तो फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर वाज जीवी मावलनकर। द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड वाज जीवी मावलनकर। डिसीजंस टेकन कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अल्टीमेटली जो डिसीजंस लिए जाते हैं, पास ऑन किए जाते हैं बाय द प्रोटेम स्पीकर, दे कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, एंड जुडिशियल रिव्यू हम सबको पता है, इट इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. So ultimately it is subjected to the decisions of pro tem speaker as well.
तो ये कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स एंड आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर फॉर द 18th लोकसभा इलेक्शंस। तो वहां पे उसका आपका जवाब होगा MP भारतृहरि महताब हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट आर्टिकल फॉर द डे, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संघा असेंबली सिक्किम। अब ये संघा क्या है? इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सिक्किम, बराबर। सिक्किम में कुल मिला के टोटल 32 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। उन 32 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज संघा कॉन्स्टिट्यूएंसी, संघा असेंबली ऑफ सिक्किम। अब आप सोच रहे होंगे ये संघा असेंबली इतनी यूनिक क्यों है? यूनिक इसीलिए है क्योंकि वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। एंड पूरे भारत में अगर कोई स्टेट है, पूरे भारत देश में अगर कोई स्टेट है जो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता है तो वो सिक्किम है। सो रिमेंबर द संघा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सिक्किम हैज नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया ऑफ इट्स काइंड रिजर्व्ड फॉर द बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी। जब सिक्किम को इनकॉर्पोरेट किया गया था इनटू इंडिया, इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, तब सिक्किम के डोमिनेंस को, मतलब सिक्किम में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनके मेजॉरिटी को बनाए रखने के लिए, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर एंड रिलीजन को प्रिजर्व करने के लिए ये संघा असेंबली फॉर्म की गई थी। एंड ये अथॉरिटी सिक्किम स्टेट को कहां से मिलती है? यस, द अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 371 सब क्लॉज F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है स्पेशल स्टेटस के बारे में। आर्टिकल 371 टॉक्स अबाउट स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू सर्टेन स्टेट्स इन इंडिया। तो आर्टिकल 371F talks about the state of Sikkim, the special powers and privileges given to the state of Sikkim. अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि संघा असेंबली is one of the only assembly in the entire country in the state of Sikkim जो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है या फिर कम्युनिटी कंजर्वेशन के लिए फॉर्म की गई है। The only constituency in India which is formed for the preservation of religion and culture of a community। वो कम्युनिटी कौन सी है? बुद्धिस्ट कम्युनिटी, बराबर। So only Buddhist monk registered in the 51 monasteries in the state can vote as well as contest the elections for this particular assembly seat, बराबर। The number of voters for the Sangha seat this year, that is 2024, is 3,293, comprising 3,224 monks and 69 nuns. According to the experts, separate constituencies for monks of 51 registered monasteries in the Sangha seat have been provided under Article 371 subclause F of the Constitution, which talks about special status to the state of Sikkim. So yes, यहाँ पे संघा असेंबली, preservation of rich culture and religion of Buddhist community in Sikkim, ये चीजें आपको याद रखनी है, जहां पे वो इकलौती कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है पूरे भारत देश में, and that belongs to the state of Sikkim. नेक्स्ट आर्टिकल, न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब जहां पे क्लासिकल लैंग्वेजेस पे काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था पूरे 2024 के साल में इन द हिंदू न्यूज़पेपर। Many articles and editorials talked about the classical language status and designation and the privileges जो कि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का डेजिग्नेशन मिलने के बाद मिलते हैं या फिर अप्लाई होते हैं, उन प्रिविलेजेस के बारे में भी जिक्र हुआ था, डिस्कशन हुआ था। Now in that regard you need to consider that which new classical languages are to be designated by the Parliament of India। तो यहाँ पे किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का राइट या फिर वो अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। सो पार्लियामेंट और योर सेंटर कैन डेजिग्नेट एनी लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बाय पार्लियामेंट्री लॉ, बाय एक्ट। तो वहां पे कंसिडरेशन है फॉर 5 लैंग्वेजेस, दैट इज मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाल। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है, which 5 languages are considered for the designation of classical language। तो उन 5 लैंग्वेजेस के नाम है मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली। Now what are the privileges when a language gets the designation or title of classical language? वहां पे privileges क्या होते हैं? Enhance awareness of the language, मतलब attempts लिए जा सकते हैं by the respective state communities or state government for the propagation and spread of that language. Conservation of ancient texts related to that language, trigger establishment of dedicated research institutions with respect to that language, मतलब उस लैंग्वेज को प्रोपैगेट करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर स्टडीज कंडक्ट करने के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं।
historical monuments, ancient libraries and cultural centers related to classical language witness boost in tourism. So yes, it will also enhance and it will also attract tourists with respect to that specific state जहां पे उस language को classical language का designation मिला है, बराबर. Now with regard to official languages आपको और 2-3 points याद रखने पड़ेंगे. That is India, you all know, has 22 official languages, बराबर. तो उस ऑफिशियल लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में 3 अमेंडमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 21st अमेंडमेंट ऑफ 1967, 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992 एंड 92nd अमेंडमेंट ऑफ 2003, बराबर. तो ये 3 अमेंडमेंट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इन दैट रिगार्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट 21st अमेंडमेंट 1967 ने आपकी 16th लैंग्वेज दैट इज सिंधी को ऐड किया था. जब आप 71st अमेंडमेंट की बात करते हो, बराबर, 71st अमेंडमेंट ने 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली. एंड जो आपका 92nd अमेंडमेंट ऑफ 2003 है उसने 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, दैट इज बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोंगरी. आई रिपीट, बोडो, मैथिली, संथाली एंड डोंगरी. तो कुल मिला के आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गए. At the time of commencement of constitution, जब schedules form हुए थे, when there were schedules in your constitution and 395 articles in your constitution, उस टाइम पे हमारे पास 15 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे. उसके बाद हमने 16, 17, 18 एंड 22 एडिशनल लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस कुल मिला के ऐड किए बाय द रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव ईयर्स. That is 21st amendment of 1967 which added 1 language, Sindhi, which became 16th official language. उसके बाद 71st amendment of 1992 जिसने 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया, एंड फाइनली द 92nd amendment of 2003 जिसने फिर से 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था. सो टोटल वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. अब यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर किसी स्टेट को, मतलब विच लैंग्वेज कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. अगर हम किसी स्पेसिफिक स्टेट के बारे में बात करते हैं तो क्या उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज दैट इज मदर टंग ऑफ दैट स्टेट, क्या उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं. फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, लेट अस कंसीडर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और एनी एक्स स्टेट फॉर दैट पर्पस. ओके, ये कोई एक्स स्टेट है तो उस एक्स स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है हिंदी, इट कैन बी इंग्लिश और इट कैन बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर any local language of that particular state which is spoken or used by the people belonging to that particular state. तो किसी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट के लोकलाइट्स द्वारा यूज की जाने वाली लैंग्वेज भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है. So there is all possibility for any language to be designated as an official language for the normal legislative procedures for that particular state. So till now India में 6 classical languages है एंड इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का डेजिग्नेशन देने की बात हो रही है. अगर वो होता है तो ये सारे प्रिविलेजेस उस स्पेसिफिक लैंग्वेज को और स्टेट को मिल सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल फॉर द डे, केरला टॉप्स अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इन इंडिया. ये आर्टिकल भी हिंदू न्यूज़पेपर ने लास्ट ईयर कवर किया था, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स. सो वहां पे टॉप मोस्ट पोजीशन केरला स्टेट ने बैक की थी. Now Kerala has earned the top spot in the Urban Governance Index by the Praja Foundation. तो ये जो Urban Governance Index लॉन्च किया जाता है, it is launched by the Praja Foundation. Kerala performed very well in fiscal empowerment. तो जो key point था केरला का, which made it back the first place, that was fiscal management, fiscal empowerment, which refers to how well the state manage its money. That is, केरला के स्टेट ने उनके फंड्स को, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ केरला को कैसे एलोकेट किया, कैसे यूटिलाइज किया, कैसे ऑप्टिमाइज किया, इस चीज को अगर हम एनालाइज करें, स्टडी करें, तो हमें दिखाई पड़ता है कि फिस्कल एम्पावरमेंट या फिर फिस्कल एलोकेशन, फिस्कल मैनेजमेंट ऑफ केरला वाज वेरी वेल, जिसकी वजह से उन्होंने पहला पोजीशन बैक किया था इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ 2024 व्हिच इज लॉन्च्ड बाय द प्रजा फाउंडेशन. केरला स्कोर्ड 23.22 आउट ऑफ 30 इन दिस कैटेगरी. एंड अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सिटीजन्स एम्पावरमेंट की अंडर अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, तो वहां पे केरला टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं आता, तो वहां पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे आता है द स्टेट ऑफ ओडिशा. ये याद रखिएगा. सो अगर स्पेसिफिकली आपको पूछा जाए कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के तहत
सिटीजंस एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पहला पोजीशन किसने बैक किया है? सो योर आंसर विल बी ओडिशा. So Odisha ranked first for citizens empowerment under 2024 Urban Governance Index. Fine. Next article for the day. यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है the program under the scheme of PM Gati Shakti, which are the 6 pillars or which among the following is not among the 6 pillars of PM Gati Shakti. तो वो आंसर चूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि at first place which are the 6 pillars of PM Gati Shakti scheme. So in that regard, comprehensiveness, which is the first pillar. Secondly, prioritization to the key sectors, to the key potential priority areas. Third, optimization, मतलब मिनिमम चीजों से मैक्सिमम आउटपुट लाना, सर्क्यूलर इकोनॉमी जनरेट करना एंड मैक्सिमम आउटपुट लाना, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज जो कंपोनेंट्स है उस चीज से रिलेटेड उन कंपोनेंट्स में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनाए रखना. एनालिटिकल एंड डायनेमिक, डायनेमिक दैट इज एवर चेंजिंग वर्ल्ड में, एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में अडेप्टेबल होना, अडेप्टेबल रहना. So these are the 6 pillars of PM Gati Shakti scheme. I repeat, comprehensiveness, which is the first pillar, prioritization, optimization, synchronization, analytical and dynamic. ये 6 pillars आपको repeatedly रिवाइज करके याद रखने पड़ेंगे. They can ask you question from this regard. ना यहाँ पे गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ पीएम गति शक्ति, यस यहाँ पे मतलब चांस इतना ज्यादा नहीं बनता कि आपको गवर्नेंस स्कीम पे क्वेश्चन पूछे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. तो हम ये फ्रेमवर्क भी शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं. नाउ दिस पीएम गति शक्ति इज रेगुलेटेड अंडर लॉजिस्टिक्स डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिनके 3 पैरामीटर्स है या फिर 3 सब कंपोनेंट्स है. कौन से? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज EGOS, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट TSU. तो इन दिस रिगार्ड, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, it is headed by cabinet secretary with special secretary logistics as the member convener and other secretaries as the members of this organization. जब हम नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बात करते हैं तो उस रिगार्ड में इट कंसिस्ट ऑफ हेड्स ऑफ नेटवर्क प्लानिंग डिवीजन फ्रॉम वेरियस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज. And third, when we talk about technical support unit, it consists of it will be constituted in the logistics division with representatives from various ministries to assist the NPG. तो इसका मेन काम है, इस बॉडी का मेन काम है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप को असिस्ट करना, उनको गाइड एंड सपोर्ट करना. So that was the structure or the body of PM Gati Shakti. तो यहाँ पे 2 चीजें प्रीलिम्स के एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, the 6 pillars of PM Gati Shakti scheme and in that regard the bodies of PM Gati Shakti or the composition constitution of PM Gati Shakti scheme. नेक्स्ट आर्टिकल, न्यू फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में लॉन्च किया था उनका नया फ्लैग. तो डेफिनेटली यहाँ पे थीम दैट इज स्लोगन, उस फ्लैग पे लोगो कौन सा था ये पूछा जा सकता है, कलर पूछा जा सकता है. व्हाट वाज द कलर ऑफ द न्यू फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे याद रखो, द न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग इज ब्लू इन कलर. कलर कौन सा है? ब्लू कलर है. द इंसिग्निया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड यतो धर्मस्ततो जय इन देवानगरी स्क्रिप्ट. अब यहाँ पे 2 पोटेंशियल पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं इन दैट रिगार्ड. जो स्लोगन है वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देवानगरी स्क्रिप्ट, ब्रह्मगिरी नहीं, देवानगरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है. एंड व्हाट इज द स्लोगन? द स्लोगन इज यतो धर्मस्ततो जय. द फ्रेज यतो धर्मस्ततो जय इज अ संस्कृत एक्सप्रेशन, सो इट इज अ संस्कृत टर्म दैट ट्रांसलेट्स टू वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री. जहां धर्मा है वहां न्याय है, वहां विक्ट्री है, विजय है. बराबर. So the meaning or elaboration of this phrase is where there is dharma, there is victory, or victory lies where dharma prevails. So this is the broader interpretation or elaboration of this slogan. तो yes, यहाँ पे आपको कलर तो इजी है, कलर आपको याद रहेगा ही. That is the new flag of Supreme Court is blue in color. उस पे स्लोगन है यतो धर्मस्ततो जय, जिसका मतलब है जहां पे धर्मा है वहां पे न्याय है, वहां पे विजय है, विक्ट्री है. एंड दैट इज इंस्क्राइब्ड इन देवानगरी स्क्रिप्ट, नॉट इन ब्रह्मगिरी स्क्रिप्ट. ये आपको याद रखना पड़ेगा स्पेसिफिकली. नेक्स्ट आर्टिकल फॉर द डे, मध्य प्रदेश इंक्रीजेस विमेन्स रिजर्वेशन टू 35%. अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में विमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, जहां पे 2024 में ये एम्फसाइज हुआ था कि खासकर पॉलिटिक्स में, खासकर स्टेट लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात हो रही थी.
women empowerment की बात हो रही थी. That is, it was highlighted in the year 2024 कि very less member of parliaments, very less MLAs in the state and the center are women. तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, एंड ये बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बढ़ाए जा सकते हैं. दैट कैन बी वन मेजर्स टू इंक्रीज द विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड हायर एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश वाज द स्टेट टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन अप टू 35%. परसेंटेज पूछा जा सकता है, स्टेट का नाम पूछा जा सकता है. आइदर ऑफ इट कैन बी आस्क्ड. The Madhya Pradesh cabinet led by Chief Minister Mohan Yadav approved an important increase in women's reservation in the state government services. तो ये रिजर्वेशन बढ़ाने की जो बात हुई है वो किस रिगार्ड में हुई है, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर रहे हैं. So in government services, in government jobs, the reservation has been increased from initial 33% to 35% in the state of Madhya Pradesh. And इसका मोटिव क्या है, to employ more and more women in higher professional jobs. To empower women of India. This decision aims to bolster women's empowerment in the state. It aims to create more opportunities for the women in the public service sector, in the government jobs. So, original reservation कितना था, 33% था. It has been increased to 35% in the year 2024 by the state of Madhya Pradesh. That's it. Simple article था, factual था. Next article. Senior Care Aging Growth Engine SAGE initiative by the Government of India. अब यहाँ पे जो SAGE initiative है, it is specifically targeting the elderly population or the silver population of the country. Silver population का मतलब क्या होता है? Silver population, that is your elderly population or the dependent population of the country. डिपेंडेंट यानी कि वो पॉपुलेशन जो कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं होता, उनकी देखभाल रखनी पड़ती है. दे आर डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन और द वर्किंग सेक्टर ऑफ द फैमिली. बराबर. तो यहाँ पे सेज इनिशिएटिव किसके बारे में बात कर रहा था? इट वॉज स्पॉन्सर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये इंप्लीमेंट किया था. सो इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. अ पॉइंट टू बी नोटेड, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट aim promote senior care products and services encouraging entrepreneurship in the growing sector. अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करें इंडिया में, बराबर, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, तो जितने स्केल से डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है इंडिया में, उतने स्केल से भले ही सीनियर पॉपुलेशन या फिर एल्डरली पॉपुलेशन ना बढ़ रहा हो, बट द कंपटीशन इज टू बिटेड. दैट इज, जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है. दैट इज, डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन अ लार्ज स्केल इन कंट्री इंडिया. सो इन दैट रिगार्ड, इस डिपेंडेंट पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट सेक्टर या फिर सेल्फ एंगेजिंग एक्टिविटीज में एंगेज करना या फिर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके देना, एक चांस या फिर अपॉर्चुनिटी दिलाना, ये इनिशिएटिव इस स्कीम के जरिए स्पॉन्सर किया गया है. So this fosters innovation and ensures that senior citizens are included in the economic growth story. तो इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एल्डरली पॉपुलेशन को भी एम्प्लॉय करने के पर्सपेक्टिव से, उस विजन से इस थीम को डिजाइन किया गया है. Part of silver economy, again silver economy, that is economy or the revenue which is generated from the dependent age group of the country, that is elderly or senior citizens of the country. Since healthcare forms a large part of elderly consumption, अगर हम total expenditure की बात करते हैं तो definitely when silver tsunami occurs in a particular country, silver tsunami का मतलब क्या होता है? Silver tsunami यानी कि जब किसी कंट्री में एल्डरली पॉपुलेशन या फिर डिपेंडेंट पॉपुलेशन की मात्रा या फिर उनका इंडाइसिस ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू द यंग एंड वर्किंग पॉपुलेशन, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिल्वर सुनामी. That is over increase in dependent or elderly population in a country. अब जब सिल्वर सुनामी होती है किसी कंट्री में, so it ultimately results in less investments, less savings and more expenditure. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है हर एक फैमिली का, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ गया, उनका इलाज हो गया, उनके मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज हो गए, तो उस चक्कर में लोगों के सेविंग्स कम हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ता है. सो टेकिंग इनटू अकाउंट ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, as we know that elderly consumption is increasing in India, तो उस elderly population को भी हम employment opportunities में deploy कर सकते हैं. इस विजन से इस स्कीम को इन्वेंट किया गया है. So home care senior friendly products will create new business opportunities for this elderly populations, senior citizens.
Startups and established businesses can capitalize on this by catering to the unique needs of senior citizens. मतलब जो employment opportunities generate की जाएगी under this SAGE initiative, they will take into consideration, they will prioritize the needs of senior citizens. उनकी मेंटालिटी को, उनके माइंडसेट को, उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए नए एंटरप्राइजेस डिजाइन किए जाएंगे which will be specifically oriented to the elder citizens or senior citizens of the country. बराबर? So that is the main theme of SAGE initiative, which is sponsored by Ministry of Social Justice and Empowerment. Next article, demand for inclusion of Ladakh in 6th schedule of Constitution. अब जहां पे हम ट्राइबल scheduled areas and tribal areas की बात करते हैं, we take into consideration the 5th and 6th schedule of the Constitution. तो यहाँ पे हम 6th schedule की बात कर रहे हैं. वहां पे बात चल रही थी 2024 में कि लद्दाख should be included or should be deployed into 6th schedule of your constitution. Now what was the article all about? Let us understand one by one. Now 6th schedule under article 244 subclause 2 resulted from बर्दोलोई कमिटीज recommendations. ये जो 6th schedule आज existing है आपके constitution में, इसका origin कहां पे trace किया जा सकता है? Its origin can be traced back to the Bardoloi committee's recommendations. A point to be noted for your prelims. So Bardoloi committee was the first committee to suggest that there should exist a 6th schedule in the constitution which will specifically make special provisions regarding scheduled and tribal areas of the country. So that was Bardoloi committee. It empowers governor. किसके पास ये पावर दी जाती है? गवर्नर के पास ये पावर है, बराबर? It empowers governor to create autonomous district councils and autonomous regional councils in the 6th scheduled areas of the state. मतलब जब प्रेसिडेंट किसी एरिया को 6th schedule में, दैट इज पार्लियामेंट जब किसी स्टेट को, किसी रीजन को 6th schedule में इंक्लूड करेगा, तो इंक्लूजन के बाद उस रीजन के गवर्नर के पास ये पावर होती है कि उस रीजन के वेल फंक्शनिंग के लिए, उस रीजन के कामकाज के लिए वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो ये पावर गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं. यहां पे बहुत बच्चे गलत कर देते हैं. पीपल टेंड टू थिंक और रिकलेक्ट दैट the power to create autonomous district council lies in the hands of president, और ये गलत है, सरासर गलत है. So that power lies in the hands of governor of that particular region or that tribal area. Now autonomous development councils, इस council में 30 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. So it consists of not more than 30 members. उसमें से 4 members will be nominated by the governor and 26 will be elected. ये जो 30 members है इस autonomous district council में, उन 30 members में से 4 members will be nominated by the governor and remaining 26 will be elected amongst the localites of that tribal area, tribal region. At present, there are 10 such autonomous district councils in 4 states of India. Now, autonomous regional councils. It covers a specific tribe within a region of autonomous district. Autonomous Development Council and Autonomous Regional Councils have power to make laws on subjects like forest management, agriculture, inheritance, marriage, social customs, etc. तो उस रीजन के सोशल इश्यूज को एंड सिविल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए या फिर उनसे रिलेटेड लॉज बनाए जा सकते हैं बाय दिस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. यहां पे आपको मेनली याद रखना है व्हाट आर द डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन द रीजन्स अंडर 5th schedule एंड 6th schedule ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्रीलिम्स. So when a region or when a particular state has been designated under 5th schedule and under 6th schedule, what are the advantage in that regard? तो 5th schedule में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स TAC. एंड 6th schedule में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनल काउंसिल्स. पावर्स कौन सी होती है? अब ये जो ट्राइब्स एडवाइजरी कमिटी है जो कि हमने 5th schedule के अंडर के स्टेट्स के लिए बनाई है, उनकी पावर्स क्या क्या होती है? TAC being the creation of legislative assembly of the states has limited powers which are mostly executive. तो इनके पास मोस्टली एग्जीक्यूटिव काम होते हैं. लेजिस्लेटिव काम यानी कि किसी कॉन्टेक्स्ट या फिर किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना, लॉ बनाना,
ये पावर दैट इज लेजिस्लेटिव पावर हमने ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को नहीं सौंपी। तो ये जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है दे आर ओनली कन्फाइंड टू एग्जीक्यूटिव पावर, दे आर नॉट एक्सटेंडेड द लेजिस्लेटिव पावर टू मेक सर्टेन लॉज। ऑन द अदर हैंड अगर हम एडीसीज की बात करें, एआरसीज की बात करें जो अभी हमने देखा, दे हैव लेजिस्लेटिव पावर्स एज वेल। वो अपने रीजन के रूल्स के लिए, अपने रीजन के कॉम्पोजिशन के लिए कुछ हद तक कुछ सब्जेक्ट मैटर्स में कानून बना सकते हैं, लॉज फ्रेम कर सकते हैं। सो एक्सटेंसिव पावर्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एज वेल आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज गौर करनी है, नोट करनी है, बच्चे ये याद रखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, बट आपका एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंटाइटल्ड विद जुडिशियल पावर्स? तो उसका जवाब है यस। सो दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड विद जुडिशियल पावर्स अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। यानी कि वो अपने रीजन के वेल फंक्शनिंग के लिए एग्जीक्यूटिव पावर्स तो एक्सटेंड करेंगे ही, बट उसी कॉन्टेक्स्ट में वो लेजिस्लेटिव पावर्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम जुडिशियल पावर्स को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट इज इन सर्टेन सिविल एंड नॉर्मल सिचुएशंस, नॉर्मल क्राइम्स, वो जस्टिस भी डिलीवर कर सकते हैं, वो कंक्लूजन एंड पनिशमेंट एंड पेनल्टीज भी डिलीवर कर सकते हैं। ओके, then third difference point, main difference point, whether PESA Act is of 1996 is applicable to 5th schedule or 6th schedule। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, PESA Act of 1996 it is applicable for 5th schedule, it is not applicable for the regions or for the tribal populations of 6th schedule of your constitution। यहां पे भी पोटेंशियल क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पेसा एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू 6th schedule, regions under 6th schedule, but it is applicable to regions or states under 5th schedule of your constitution। So these are the main difference points which you need to note before going to the prelims between 5th and 6th schedule of your Constitution of India। Next article for the day, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जहां पे कोलिएशन सरकार फॉर्म हुई थी बाय द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बराबर, वहां पे ये डिमांड रखी गई थी बाय द स्टेट ऑफ बिहार एंड बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज दे वांट स्पेशल स्टेटस डेजिग्नेशन फॉर देयर स्टेट, बराबर। जैसे कि हमने सेकंड आर्टिकल में ही देखा कि सिक्किम हैज हैड द स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 सब क्लॉज F of the constitution। Similarly, the state of Bihar and the state of Andhra Pradesh also demanded for the designation of special status after formation of coalition government in the year 2024। अब यहां पे एक चीज गौर कीजिएगा, the concept or the theme of special status was first introduced in 1969 on the recommendation of 5th Finance Commission। पूछा जा सकता है सबसे पहली बार स्पेशल स्टेटस डेजिग्नेशन की पावर या स्पेशल स्टेटस डेजिग्नेशन किसने रेकमेंड किया था? सो इट वाज इनिशियली और फर्स्टली रेकमेंडेड बाय द 5th फाइनेंस कमीशन ऑफ योर कंट्री। स्पेशल स्टेटस कैटेगरी स्टेट्स यूज्ड टू रिसीव ग्रांट्स बेस्ड ऑन गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि देयर आर मेनी स्टेट्स एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 2024 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आते हैं। सिक्किम है, आपके मेनी अदर स्टेट्स है, बराबर। तो उनको जो ग्रांट्स दिए जाएंगे बाय द सेंटर वो किस प्रोपोर्शन में दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, किस हिसाब से दिए जाएंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए कोई फॉर्मूला होता होगा या फिर कोई मैकेनिज्म होती होगी। सो दैट मैकेनिज्म और दैट फॉर्मूला इज डिजाइन्ड और डेजिग्नेटेड बाय गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला और गाडगिल-मुखर्जी रेगुलेशन। ये पॉइंट आपको डेफिनेटली यूपीएससी के लिए याद रखना है। So in that regard, when we talk about special category status, उन special category states के लिए जो grants दिए जाते हैं सेंटर द्वारा by the central government, those grants are regulated or decided by Gadgil-Mukherjee formula। This is very important point to be remembered। Now what is the criteria for special category status? अगर किसी स्टेट को special category status देना है, so for that which conditions need to be fulfilled? कौन से criterias है? तो first criteria is hilly and difficult terrain, that is geographic factor। यहां पे एक चीज लॉजिकली याद रखो, even if you don't know this criteria, एक लॉजिकल चीज याद रखना कि ये जो स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया जाता है वो दो बेसिक चीजों के जरिए या दो बेसिक फैक्टर्स के हिसाब से किया जाता है, दैट इज ज्योग्राफिक एक्सेसिबिलिटी, ओके, ज्योग्राफिक फैक्टर, एंड सेकंड इज इकोनॉमिक फैक्टर।
सो दीज आर द टू बेसिक और प्राइम फैक्टर्स जिनके हिसाब से या फिर जिनको ध्यान में रखते हुए स्पेशल कैटेगरी डेजिग्नेशन ग्रांट किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया. So in that the first factor is geographic factor, that is geographic location of that state, and second is economic factor. तो यहाँ पे hilly and difficult terrain, this is first factor. Low population density और sizable share of tribal population. मतलब अगर किसी स्टेट में काफी कम पॉपुलेशन है क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटीज काफी कम है या फिर काफी पुअरली डेवलप्ड है या फिर वहां पे साइजेबल या फिर मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो इन सिचुएशंस में भी स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया जा सकता है. देन स्ट्रैटेजिक लोकेशन, दैट इज अलोंग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज, डिस्प्यूटेड बॉर्डर इलाका हो या फिर वहां पे काफी ज्यादा आतंक मचा हो, वायलेंस हो, इलीगल माइग्रेंट्स की संख्या या फिर मात्रा ज्यादा हो, तो इस सिचुएशन में भी दिया जा सकता है. देन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक पैरामीटर, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ज्योग्राफिक एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये प्राइम चीजें होती है फॉर डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस. इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस. सो दीज आर द कंडीशंस, जिन कंडीशंस के हिसाब से या फिर जिन कंडीशंस के चलते स्पेशल स्टेटस डेजिग्नेशन दिया जा सकता है. विल रिवाइज इट वंस अगेन. Hilly and difficult terrain, that is geographic factor. Low population density, marginal population density या फिर उस स्टेट में या रीजन में considerably majority tribal population है, backward population है, which is culturally and geographically backward. Then strategic location, that is disputed border areas of the state of the country. Economic and infrastructural backwardness, that is economic condition, economic criteria and non-viable nature of state finances, that is state finances काफी बुरी हालत में है, state finances are at a very degrading state, तो उस situation को ध्यान में रखते हुए भी ये special status designation दिया जा सकता है. Now here you need to wonder that what are the advantages. अगर किसी state को special status designation मिला तो उस situation में उस state को कौन से benefit मिल सकते हैं, तो उस सिचुएशन में स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन रीजन्स इन दैट स्टेट. सो सेंटर क्या करेगा, स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स एस्टैब्लिश करेगा जो कि उस सर्टेन रीजन्स को डेवलप करने के लिए, हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, हो सकता है मैन पावर के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से या फिर अदर कोई चीजों से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड ये चीजें टारगेट की जा सकती है. So for the development of all these specific factors, specific या फिर special development boards are established in that specific state. बराबर? Then secondly, special grants are given to that state. ये सबसे important चीज है जिसकी वजह से काफी states डिमांड करते हैं special status. Extra surplus amount, specific extra surplus grants दिए जाते हैं by the center. तो अगर किसी स्टेट को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है तो उस सिचुएशन में दैट स्टेट इज एलिजिबल टू रिसीव सर्टेन स्पेशल ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द सेंटर. दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन ऑफ 2024, फॉरेन ट्रिब्यूनल. फॉरेन ट्रिब्यूनल जो कि होल एंड सोल अथॉरिटी है जो किसी इंसान को फॉरेनर डिक्लेयर कर सकती है. अब यहां पे याद रखिएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी और फॉरेन ट्रिब्यूनल के बीच में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है. मतलब मान के चलो कि किसी स्टेट के एनआरसी में कोई एक्स सिटीजन का नाम मेंशन्ड ही नहीं है. मतलब लेट अस कंसीडर द स्टेट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, फॉर कंसिडरेशन. महाराष्ट्र के एनआरसी में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में, उस एक्स इंडिविजुअल का नाम नहीं है तो क्या सिर्फ इस कंडीशन पे आप उस इंसान को फॉरेनर डिक्लेयर कर सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं. सो फॉर अ सिटीजन और फॉर अ पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड एज फॉरेनर, द होल एंड सोल डिसीजन और द सुप्रीम डिसीजन विल बी टेकन बाय फॉरेनर ट्रिब्यूनल. तो इतनी पावर ग्रांट की गई है, दैट इज द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट ग्रांट किए गए हैं टू द फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया. तो ये कॉन्टेक्स्ट आया था, हालांकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट overturned the decision of Assam Foreigners Tribunal and declared a resident of state as a Indian citizen. तो उस कॉन्टेक्स्ट में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पावर्स कितने हैं, उनके एक्सटेंशंस कहां तक हो सकते हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी कितनी है, कहां तक एक्सटेंड होती है, ये सारे सवाल हमें जानने जरूरी है फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव.
Now foreigners tribunals are quasi judicial bodies, that is वहां पे सिर्फ जुडिशरी के लोग नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के भी लोग होते हैं as members of foreign tribunal. So it is a quasi judicial body. बराबर? So it is a quasi judicial body established under foreigners tribunal order of 1964 by the central government. So it was formed by a government order in 1964 according to the section 3 of Foreigners Act of 1946. Okay? So authority, that is power. Only, ये word important है, only foreigners tribunals have the power to declare a person as a foreigner. मतलब सिर्फ एक इंसान का नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में मेंशन नहीं है, that doesn't mean that a person is eligible to be declared as a foreigner. तो ये सोल अथॉरिटी किसके पास है? फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास है. भले ही किसी इंसान का नाम नेशनल रजिस्टर में ना हो, बट क्या वो इंसान फॉरेनर है या नहीं, या क्या वो इंसान इंडियन सिटीजन है, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी या ये पावर सिर्फ फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास होती है. द फॉरेनर ट्रिब्यूनल व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. Power, they have all powers of a civil court under Code of Civil Procedure of 1908. Okay? So फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट के पावर्स नहीं होते. ये पॉइंट भी याद रखिएगा. नेक्स्ट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम चर्चा में था, हिंदू न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था. सो इन दैट रिगार्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड ऑन 23 नवंबर 2024 एट जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एट सोनीपत इन हरियाणा. लोकेशन पे पोटेंशियल क्वेश्चन यहां पे बन सकता है. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहां एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2024. सो द लोकेशन इज सोनीपत हरियाणा. फाइन. So India's first Constitution Museum, 23 November 2024 at Jindal Global University, JGU at Sonipat in Haryana. The museum commemorates the 75th anniversary of the adoption of Constitution. Constitution Day कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है. So 75th anniversary of foundation of Constitution, इसको सेलिब्रेट करने के लिए बराबर लोगों में आइडियल्स एंड नोबल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोपैगेट करने के लिए people should be aware about the nobles and founders of the constitution, the principles and core features of the constitution. इस कॉन्टेक्स्ट से या फिर इस एम्बिशन से इस कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को डिजाइन किया गया था. ओके, इन सोनीपत हरियाणा. इट comprises of 3D models, augmented reality AR and audio visual displays as well. Sections dedicated to the preamble, fundamental rights, directive principles and major amendments are a part of this museum. This museum also has a dedicated space for workshops and seminars on constitutional values. मतलब यहाँ पे कोई क्रिएटिव स्पेस भी डेजिग्नेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स या फिर कोई और एग्जिबिटर्स एंड आर्टिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे सेमिनार्स या फिर वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हैं. Students engagement programs to promote constitutional literacy will also be a part or will also be implemented in this Constitution Museum. So yes, educational aspect से, propagation aspect से या फिर ideals spread करने के हिसाब से Constitution Museum has a significant place which marks the 75th anniversary of foundation of Constitution. And यहाँ पे ये बात भी पूछी जा सकती है, that is which day is celebrated as Constitution Day, which is 26th November. Fine. नीवा स्कीम, अब इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. नेशनल ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग इंडिया. इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए नीवा स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था. नाउ नीवा स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा? इट इज अ स्कीम टू डिजिटाइज एंड मेक स्टेट लेजिस्लेचर्स पेपरलेस. मतलब जो कामकाज होंगे, जो बिल्स पास किए जाएंगे, बराबर जो डिबेट्स होंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो पेपर वर्क के बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या फिर डिजिटल स्केल पे कंडक्ट किए जाएंगे. दैट इज डिजिटलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स. उस हिसाब से नीवा स्कीम को डेजिग्नेट किया गया था. इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, Ministry of Parliamentary Affairs. So which is the nodal ministry for implementation of this scheme? The Ministry of Parliamentary Affairs. Nagaland became the first state in India which has first paperless assembly. Now here दो चीजों में confuse बिल्कुल भी नहीं होना है. First paperless elections and first paperless legislative assembly दोनों अलग चीजें हैं, दोनों के जवाब भी अलग है.
हमने फर्स्ट न्यूज आर्टिकल इस आज के सेशन में डिस्कस किया था, दैट इज मध्य प्रदेश में भारत के पहले पेपरलेस इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे सक्सेसफुली। एंड यहां पे हम बात कर रहे हैं पहले पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। सो फर्स्ट पेपरलेस असेंबली ऑफ इंडिया इज नागालैंड। नागालैंड बिकम्स इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस असेंबली। सो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर मेंबर्स कैन अडॉप्ट नीवा ऐप टू पार्टिसिपेट इन द हाउस प्रोसीडिंग्स। enables automation of the entire law making process, मतलब entire law making process right from the introduction of bill, presentation of the bill, passing of the bill, voting, ये सारी चीजें पेपरलेस तरीके से कंडक्ट होगी या फिर ऑनलाइन डिजिटल मीडियम से कंडक्ट की जाएगी। Spearheading the principle of one nation one application program, तो ये किस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन या ब्रॉडर एप्लीकेशन है? one nation one application, that is the broader vision of this scheme or the theme or motto of this scheme. सो यस, नीवा स्कीम बिकम्स इंपॉर्टेंट, जहां पे नागालैंड ये पहला स्टेट बनता है भारत में जिसने पहली पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की, बराबर। एंड इट्स मेन एम इज टू डिजिटाइज एंड मेक स्टेट लेजिस्लेचर्स पेपरलेस। इट इज अ मिशन मोड प्रोग्राम अंडर डिजिटल इंडिया स्कीम और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। यहां पे we are commemorating 75 years of the adoption of constitution, तो उसको मार्क करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम भी एस्टैब्लिश किया। एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स वी आल्सो enabled कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। दिस वाज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री फॉर पार्लियामेंट्री एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। रिमेंबर, माइनॉरिटी अफेयर्स का जिक्र है यहाँ पे, बराबर। इट विल रीच एवरी विलेज प्रोमोटिंग अवेयरनेस एंड अप्रिसिएशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हर रूरल रीजन में रूरल एंड इलिटरेट लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स पता होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पास कितनी पावर है एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशन उनके राइट्स को कैसे प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करता है, ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये कैंपेन कंडक्ट किया गया था। So it was mainly targeting the rural villages of India, okay, to spread the ideals and awareness regarding the importance and significance of Constitution of India. Highlights government efforts to construct constitution building in every district. So यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग हर डिस्ट्रिक्ट में डिजाइन की जानी चाहिए, इस चीज को भी एम्फसाइज किया गया था या फिर इस चीज को भी प्रायोरिटाइज किया गया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। नेक्स्ट आर्टिकल फॉर द डे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ 2024, 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म किए गए थे इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। नाउ नेम्स यहां पे पूछे जा सकते हैं, अल्टीमेटली अथॉरिटीज पे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लद्दाख में जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने थे उनके नाम क्या है। सो इट वाज जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चंतगांग। Okay, so these were the 5 new districts which were formed in the Union Territory of Ladakh. Ladakh is a part of Prime Minister's development package, which includes significant funding and infrastructure projects aimed at region's growth. तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज का जिक्र है, that is Prime Minister's development package. इस पैकेज के अंडर स्पेशल फंडिंग्स दिए जाते हैं कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए, जहां पे उन फंड्स को यूटिलाइज करके वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबल किया जा सकता है या फिर उस रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनरिच किया जा सकता है। The creation of new districts will further support these development efforts. ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बने इसका मतलब ही ये हुआ कि डेवलपमेंट पैकेज के अंडर फंड्स भी ज्यादा एलोकेट किए जाएंगे, नए रीजन्स को टारगेट करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा एंड दैट विल एनेबल द पीपल ऑफ दैट रीजन और द पीपल ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएशन विल एनेबल enriching or enhancing or increasing the fundings under development package with respect to the Union Territory of Ladakh. It has power to create, alter. Now यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, the power to create, alter or abolish districts lies within state government. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे बहुत बच्चे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। Now the authority or the power to reorganize state, यहाँ पे मैं स्टेट की बात कर रही हूं। अगर हमें स्टेट रीऑर्गेनाइज करना है यानी कि नया स्टेट इनकॉर्पोरेट करना है यूनियन में, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट को 2 नए स्टेट्स में डिवाइड करना है,
या फिर स्टेट की बाउंड्री को बदलना है, या फिर स्टेट के नाम को बदलना है। सो ये सारी चीजें किसमें आएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आएगी। ओके, सो वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के याद रखना 3 तरीके होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल, रिजिड, एंड यहां पे और एक थर्ड टाइप होता है जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी लेनी पड़ती है। ओके, सिंपल, मॉडरेट एंड रिजिड। सिंपल, मॉडरेट एंड रिजिड। तो जहां पे आप सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो वहां पे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी लगती है पार्लियामेंट की। जहां पे आप मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हो वहां पे आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगेगी पार्लियामेंट की। एंड जहां पे आप रिजिड मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करते हो वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। वहां पे पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगी एंड हाफ ऑफ द स्टेट्स विल हैव टू रैटिफाई बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो यहां पे जो मैंने बात की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, स्टेट्स को अमेंड करने की, दैट विल कम अंडर सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पे सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट लेजिस्लेचर को प्रायर नोटिफिकेशन भेजना बाय कन्वेंशन जरूरी है, बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उस चीज को अपोज किया तो भी स्टेट लेजिस्लेचर का कहना पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं होता। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ एक्स स्टेट, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि वो इस एक्स स्टेट को स्प्लिट करके नया ए एंड बी स्टेट बनाएगा, तो उस चीज के लिए सेंटर को पहले इस एक्स स्टेट को नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा, प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। बट अगर इस एक्स स्टेट ने इस रिक्रिएशन या रीऑर्गेनाइजेशन को अपोज किया तो भी वो अपोजिशन सेंटर पे बाइंडिंग नहीं होगा। सेंटर अगर चाहता है तो इस ऑपोजिशन के बाद भी वो ए एंड बी नए स्टेट्स को क्रिएट कर सकता है, नए से जनरेट कर सकता है, बराबर। सो अथॉरिटी सिर्फ स्टेट सेंटर के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बट यहाँ पे जहां पे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, मतलब नए डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म करना या फिर एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स को ऑल्टर करना, वो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंटर के पास नहीं। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सो पावर टू क्रिएट, ऑल्टर और एबॉलिश डिस्ट्रिक्ट्स lies with state government, done entirely through an executive order by passing a law in the state legislative assembly. The center has no role in creating or altering districts but is involved. कहाँ involved होता है center? Where a state wants to change a district's name, requiring clearances from multiple authorities. बहुत confusing and बहुत important point है ये, याद रखिएगा। जहां पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात आती है वहां पे सेंटर का कोई रोल नहीं होता, वहां पे स्टेट को सिर्फ प्रायर रिकमेंडेशन लेना जरूरी होता है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, द एंटायर प्रोसेस, द एंटायर पैटर्न, दैट इज स्टेट को बदलना, स्टेट को 2 नए स्टेट्स में डिवाइड करना या फिर स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, ये सारी अथॉरिटी सिर्फ सेंटर के पास होती है एंड सेंटर सिंपल मेजॉरिटी के साथ इन चीजों को एग्जीक्यूट कर सकता है। बट जहां पे बात आती है डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑर्गेनाइज करने की या नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट रोल में आता है। दिस इज अ न्यू पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज विच इज नॉट यूजुअली मेंशन्ड बाय लक्ष्मीकांत। ओके, तो जहां पे हमें नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है या अबॉलिश करना है, ये पावर्स रहेंगी होल एंड सोल स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट सरकार के पास। बट अगर हमें किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलना है तो वहां पे सेंटर की इन्वॉल्वमेंट होगी एंड और अदर बॉडीज की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो होल एंड सोल स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे नहीं कर सकता। तो जहां पे क्रिएशन, ऑल्टरेशन और एबॉलिशिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे होल एंड सोल स्टेट अथॉरिटी रहेगी, एंड जहां पे हमें नाम चेंज करना है किसी डिस्ट्रिक्ट का वहां पे होल एंड सोल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं रहती, वहां पे मल्टीपल बॉडीज की परमिशन या फिर अप्रूवल स्टेट को लेना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल. Lokpal, that is the body in India to curb the corruption processes or to investigate into the allegations or charges of corruption in India. The foundation day of the Lokpal of India was held for the first time on 16th January at Mankeshwar Center, New Delhi. लोकेशन पूछा जा सकता है, डेट पूछी जा सकती है।
द लोकपाल कॉम्पोजिशन कैसा होता है? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी ऑफ लोकपाल? इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स ऑफ whom 4 आर जुडिशियल मेंबर्स। तो आपको कॉम्पोजिशन पे भी सवाल बन सकता है। लोकपाल बॉडी में एक चेयरपर्सन होगा एंड देयर विल बी 8 अदर मेंबर्स आउट ऑफ विच 4 हैव टू बी फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड। Eligibility for chairperson. So which person can be appointed as a chairperson for the Lokpal? The chairperson can be a former Chief Justice of India. He can be a former Supreme Court judge, or he can be an eminent person meeting the specified eligibility criteria. Okay, so either of the person can be appointed to the designation of chairman of Lokpal. टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है लोकपाल का? 5 और 70 whichever is earlier. टर्म पे सवाल पूछा जा सकता है. पीपल कैन कंफ्यूज बिटवीन 5 और 75, या फिर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं 6 और 70. तो आपको यहाँ पे याद रखना है टेन्योर ऑफ लोकपाल कितना होता है? 5 और 70. ओके, नॉट 75, 5 और 70. At least 50% of the members in this Lokpal, in this body, should be from scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities और women. बराबर? तो backward classes and women को भी यहाँ पे 50% representation देना जरूरी होता है. So this was the whole article regarding the foundation day of Lokpal, that is 16th January. कहाँ पे conduct हुआ था? Mankeshwar Center, न्यू दिल्ली में conduct हुआ था. And you have to remember about the composition of the Lokpal and eligibility criteria for the chairperson of Lokpal. नेक्स्ट आर्टिकल फॉर द डे, यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशंस ऑफ 2025, जो कि न्यूज आर्टिकल में आए थे, हिंदू न्यूज़पेपर ने कवर किए थे. सो इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर आवर डिस्कशन. द रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. सारे जो चेंजेस बदलाव हो रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज में, दे आर बेसिकली टू अलाइन और टू अबाइड विद द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जो अंडरलाइन डॉक्यूमेंटेशंस है, जो मतलब मेंशन किए गए हैं इन द एनईपी 2020, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ये सारे चेंजेस हो रहे हैं. ये चीज याद रखिएगा. द रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 2020 एंड एम टू स्ट्रीमलाइन द सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर्स अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. मतलब जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनका कहना यह है कि वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट अथॉरिटीज का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. वाइस चांसलर्स भी अगर सेंटर के जरिए अपॉइंट किए गए, इसका मतलब यह हुआ कि देयर इज नो ऑटोनॉमी टू द यूनिवर्सिटीज. मतलब इसका कहना है, मतलब इसका इनडायरेक्टली मतलब यह हुआ कि यूनिवर्सिटीज पूरी तरीके से कठपुतलियों की तरह काम कर रही हैं इन द हैंड्स ऑफ सेंटर. तो ऐसा ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, सेंट्रल डोमिनेंस को रोकने के लिए ये नए यूजीसी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज. की फीचर्स ऑफ द गाइडलाइंस, तो उस गाइडलाइंस के की फीचर्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे. उसमें से प्रीलिम्स आपको क्वेश्चन पूछ सकती है. अथॉरिटी फॉर सिलेक्शन, मतलब किसके पास ये पावर होगी to appoint or select the vice chancellor. So this authority will lie in the chancellor or visitor of the university will have the authority to form a 3-member search cum select committee. तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए वाइस चांसलर की, बराबर. वहां पे सर्च कम सिलेक्ट कमिटी को बिठाना जाना चाहिए. द कमिटी विच विल बी ऑफ 3 मेंबर्स. तो वो 3 मेंबर्स कौन होंगे? कॉम्पोजिशन की बात करते हैं. सो देयर विल बी अ चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्ट कमिटी who will be a nominee of the visitor or chancellor of the university. Then there will be nominee from the university grant commission. जैसे कि मैंने बोला, कंप्लीट सेंट्रल डोमिनेंस को रोकने के लिए ये रेगुलेशंस लाए गए हैं. तो उनका कहना यह है कि यूजीसी के मेंबर्स भी सिलेक्शन प्रोसेस में होने चाहिए वाइस चांसलर के, ताकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी एंड पार्शियलिटी ना हो, ये इंश्योर किया जा सकता है. ओके, सो चेयरपर्सन विल बी नॉमिनी ऑफ विजिटर और चांसलर. वहां पे there will be a nominee from the University Grant Commission, a nominee from the chairman of the University Grant Commission, a nominee from the university's apex body. That is a nominee from the university's apex bodies such as syndicate, senate, executive council, board of management or an equivalent body for that purpose. So इन सभी में से एक representative होना चाहिए. इन रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला के एक 3 मेंबर की सिलेक्ट कमिटी बिठाओ और वो सिलेक्ट कमिटी रेकमेंड करेगी कि कौन से लोग एज एलिजिबल हो सकते हैं या फिर अपॉइंट किए जा सकते हैं
to the post of Vice Chancellor. So this should be decided by the select committee of 3-member committee, not entirely by the center or union government. अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस, मतलब किस इंसान को आप एज अ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी अपॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ सीनियर लेवल एक्सपीरियंस इन एकेडेमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब कंप्लीटली आप एकेडमिक्स छोड़ के पब्लिक सेक्टर, पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक सर्वेंट्स में से भी किसी इंसान को, बराबर, जो आपको एलिजिबल लगता है उस इंसान को भी एज एट द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर आप अपॉइंट कर सकते हो। So yes, that were the eligibility criteria. Inclusivity, the selection process encourages candidates from economically weaker sections, SC, STs, OBCs and persons with disabilities as well. तो इनके representation को भी हमें ध्यान देना चाहिए। इन communities में से भी हमें voice chancellors को appoint करना चाहिए। So the entire process should be transparent and it should be free from politics and nepotism. Okay? सो यस, ये चीजें याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशंस ऑफ 2025, जिसने रिकमेंडेशंस दिए थे टू चेंज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो उन नए रिकमेंडेशंस में उनका कहना यह था कि एक 3-member कमिटी बिठाओ, सिलेक्ट कमिटी बिठाओ, जो रेकमेंड करेगी कि कौन से लोगों को एज अ वाइस चांसलर अपॉइंट किया जा सकता है। तो उस 3-member सिलेक्ट कमिटी में एक चेयरपर्सन होगा जो नॉमिनेट किया जाएगा बाय द विजिटर और चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, एंड 2 अदर मेंबर्स उस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर उस यूनिवर्सिटी के मेन बॉडीज में से होंगे। एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस में उन्होंने कंडीशंस को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सर्वेंट्स में से भी आप किसी इंसान को एज अ वाइस चांसलर अपॉइंट कर सकते हो। And there should also be representation to the backward classes, OBCs and other disabled sections of the society to be nominated or designated to the post of Vice Chancellor. बराबर? तो ये नए regulations है as per 2025 and this can be asked in your exam, क्योंकि UGC के regulations पे and National Education Policy 2020 पे काफी सारे articles cover किए हैं आपके हिंदू न्यूज़पेपर में right from January 2024. So all the articles which have reference regarding universities or UGCs are important for your upcoming prelims. Fine? Now last article for the day. Now यहाँ पे हम बात कर रहे हैं regarding removal of vice president. हालांकि जब 2024 end होने वाला था तब हम ये article काफी चर्चा में था. There was a proposal to remove the vice president of India. तो आइडियली इंडिया में कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाती है फॉर द इम्पीचमेंट और फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? सो दैट प्रोसेस वी नीड टू डिस्कस, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे एक चीज, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, नॉट इन लोकसभा। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो लोकसभा का सदस्य रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता, वो रेजोल्यूशन सिर्फ इनिशिएट किया जा सकता है बाय अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। दैट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस 14 days प्रायर नोटिस इज गिवन। तो यहाँ पे 14 days का प्रायर नोटिस देना काफी इंपॉर्टेंट है। This resolution must be passed by a majority of all members of the Rajya Sabha by effective majority and then agreed by Lok Sabha by simple majority. This is not the case with removal of president. President के केस में स्पेशल मेजोरिटी होती है, बट अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करते हो तो उस केस में राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी लगती है। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का जिक्र नहीं है और 2 अलग मेजोरिटीज है, यानी कि राज्यसभा को पहले पास करना पड़ेगा इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ, बट जब लोकसभा उसको रैटिफाई करेगी सो दे कैन पास इट विद सिंपल मेजोरिटी। वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, बराबर। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, अब कौन से ग्राउंड्स पे वॉइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, ये कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं किए। So no grounds have been mentioned in the constitution for the removal of vice president of India. No such conditions have been explicitly mentioned in our constitution of India. There is no precedence of a no confidence resolution being moved against the Rajya Sabha chairman.
though a no confidence resolution was moved against the Rajya Sabha deputy chairman in 2020. बराबर. सो यहां पे हमने डिस्कशन किया विथ रिगार्डिंग रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जहां पे वो रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है, लोकसभा उसको इनिशिएट नहीं कर सकती. लोकसभा सिर्फ उसको सहमति दे सकती है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ. इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है फॉर लोकसभा. यहां पे 14 डेज की प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर नोटिस कंपलसरी है. उसके बिना आप रेजोल्यूशन को मूव नहीं कर सकते, राज्यसभा हो या लोकसभा हो. 14 days prior notice is very important, very compulsory. Grounds for removal not mentioned in constitution. तो कौन से कंडीशंस के जरिए आप वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो, इन कंडीशंस का जिक्र आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया. ओके, सो एज ऑफ टुडे हम यहाँ पे पॉलिटी रिलेटेड करंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं. तो हमने अब तक 3 सेशंस कंडक्ट किए हैं विथ रिगार्ड टू 1 ईयर हिंदू रिविजन प्रोग्राम, जहां पे मंडे को हमने पहला सेशन कंडक्ट किया, जहां पे हमने लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कवर किया एंड वी बिगैन विद द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ 2024. कल हमने सेकंड सेशन कंडक्ट किया, जहां पे हमने गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2024 along with the remaining government schemes इन 3 स्लॉट्स में yesterday सेशन was concluded. एंड आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी रिलेटेड आर्टिकल्स थे जो हिंदू न्यूज़पेपर ने कवर किए थे, उन सबको हमने आज कंक्लूड किया है. सो नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट इन द सेशन ऑफ 1 ईयर हिंदू रिविजन, हम उसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ 2024, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ 2024 एंड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ऑफ 2024 इनको कवर करने वाले हैं. हमने कई एक्सरसाइजेस देखी है हिंदू न्यूज़पेपर में 2024 में रिगार्डिंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स which are related to your defense syllabus. उसी के साथ important indices, important indexes, summits and reports were published in the respective year and were covered by the Hindu newspaper. तो upcoming session में हम उन reports को, उन indices को और उन military exercises को defense के perspective से cover करेंगे. So upcoming session is also very important. आज का session भी काफी important था. सो जो भी हमारे आर्टिकल्स पेंडिंग थे रिगार्डिंग द हिंदू आर्टिकल, रिगार्डिंग पॉलिटी सिलेबस, वो हमने आज कंक्लूड किए. सो अपकमिंग सेशन जो होगा उसमें हम इंपॉर्टेंट समिट्स ऑफ 2024, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड इंपॉर्टेंट इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ 2024 उनको कवर करेंगे. सो एज ऑफ नाउ फॉर टुडे आई स्टॉप हियर एंड टेक योर लीव. थैंक यू.